नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। कल ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनके नाम पर अपनी मोहर लगाई। ऐसे में इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी आने वाली 9 नवंबर को होने वाली है, जिसके बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे। मैं आपको बता दूं कि इनकी लीडरशिप से ऑलरेडी कई सारी उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के अंडर जुडिशरी कई सारी इंपॉर्टेंट लिबरल एंड प्रोग्रेसिव जजमेंट्स पास करेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए हमें इनका पास्ट समझना होगा, इनकी जुरिस्प्रूडेंस को समझना होगा और ये देखना होगा कि अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने अपनी क्या राय रखी। इनकी जुरिस्प्रूडेंस ना केवल हमारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बल्कि हमारी आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे में मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आप 2023 या फिर 2024 की UPSC एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मदद करेगी। और ख़ास करके आप अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे लाइव फाउंडेशन बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी आखिरी डेट आज 18 को है और आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे जाना है और चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। साथ ही में अगर आप हमारी PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछना चाहें या फिर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम का ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की। जैसे कि मैंने आपको कहा दैट ही विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनका बचपन जो है, इनका अगर हम बचपन की बात करें तो 11 नवंबर 1959 के दिन इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनके पिता का नाम ऑनरेबल जस्टिस YV चंद्रचूड़ था, जो कि भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। वे 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी लगभग 2 साल के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। और अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो इनका टेन्योर सबसे बड़ा होने वाला है एज CJI। चलिए अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। तो इनकी एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन सारी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, सेंट कोलंबा स्कूल से। उसके बाद इनकी ग्रेजुएशन भी दिल्ली से हुई है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड मैथमेटिक्स ऑनर्स कंप्लीट की। उसके बाद LLB भी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं LLM के लिए और फिर वहीं से डॉक्टरेट करते हैं। अगर हम इनके करियर की बात करें, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में आकर प्रैक्टिस किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया। सीनियर एडवोकेट ये रहते हैं 1998 से 2000 तक वहाँ। उसके बाद साथ ही में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाए गए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज परमानेंट जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पर ये मार्च 29 2000 से लेकर 30 अक्टूबर 2013 तक रहे। उसके बाद ये बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 2013 से लेकर 2016 तक ये रहते हैं। और उसके बाद इन्हें एलिवेट करके बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज ये रहते हैं 2016 से अब तक, जब इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। चलिए अब इनके विचार जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो प्रिवेसी हो, चाहे वो जेंडर जस्टिस हो, इन मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेसी पे इन्होंने क्या कहा। दरअसल प्रिवेसी को इन्होंने ह्यूमन डिग्निटी से जोड़ा, प्रिवेसी को इन्होंने टूल ऑफ इंडिविजुअलिटी बताया, प्रिवेसी को इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बताया टू सेफगार्ड राइट टू लाइफ लिबर्टी, जो कि हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है। क्या क्या बातें कही, चलिए जानते हैं। इन्होंने कहा कि डिग्निटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रिवेसी, यानी कि हमारी डिग्निटी प्रिवेसी के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगी। और डिग्निटी और प्रिवेसी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड पार्सल हैं किसके, हमारी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज्ड हैं। ऐसे में इन्होंने ये भी कहा कि प्रिवेसी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम इंडिविजुअलिटी में विश्वास रखते हैं, अगर हम इंडिविजुअल राइट में विश्वास रखते हैं, तो उसका जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो जो है वो प्रिवेसी ही है। प्रिवेसी से आप एक इंडिविजुअल को उसकी पहचान दे रहे हो, प्रिवेसी से आप उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन दे रहे हो कि भाई हाँ, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, वो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।
इन्होंने कहा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू विच इज स्ट्रेडल्ड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर द इंडिविजुअल अ जोन ऑफ चॉइस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो ये प्रिवेसी ही है जो कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स में अवेलेबल है, और ये प्रिवेसी ही है जो हमें जोन ऑफ चॉइस देती है, जो हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का एक मौका देती है, हमें अपनी चॉइस करने का एक मौका देती है। सो प्रिवेसी की इन्होंने कहा कि हमारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में बहुत ही अहम वैल्यू है, जिसके बिना राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अधूरा है। उसके बाद इन्होंने और भी कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, जैसे कि इन्होंने माइनॉरिटी के अपने विषय पर भी कुछ कहा। चलिए देखते हैं माइनॉरिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने सिंपल सी बात कही कि देखिए, कई बार ऐसा समाज में हमें देखने को मिलता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के उन राइट्स को भी छीनने की कोशिश करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा मानती है कि माइनॉरिटी को वो राइट नहीं मिलना चाहिए, केवल मेजॉरिटी के ऐसा मान लेने से हम माइनॉरिटी के उस राइट को छीन लें, ये वैलिड नहीं है। मेजॉरिटी ऐसा मानती है कि माइनॉरिटी को वो राइट ना मिले, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है किसी माइनॉरिटी को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने का। ये बात इन्होंने यहां कही। चलिए देखते हैं क्या बात कही। कहते जी, द टेस्ट ऑफ पॉपुलर एक्सेप्टेंस डज नॉट फर्निश अ वैलिड बेसिस टू डिसरिगार्ड राइट्स which are conferred with the sanctity of the constitutional protection. Discrete and insular minorities face grave dangers of discrimination for the simple reason that their views, belief or faith of life does not accord with the mainstream. So इन्होंने हर minority, चाहे वो religious हो, linguistic हो, gender हो, हर minority को यहाँ पर जो है उसको protection देने की बात कही और कहा कि minorities ग्रेव डेंजर फेस करते हैं क्योंकि उनके विचार, उनके व्यू पॉइंट्स मेजोरिटी से या मेन स्ट्रीम से मैच नहीं खाते हैं। येट, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, चेताया कि येट इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द रूल ऑफ लॉ देयर राइट्स आर सेक्रेड एज दोज कॉन्फर्ड ऑन द अदर सिटीजंस टू प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम्स एंड लिबर्टी। सो इन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी कि बेशक ऐसा माना जाता है, बेशक जो भी है, बट हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, ये मानना होगा कि माइनॉरिटीज़ के भी राइट उतने ही सेक्रेड हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही इक्वल हैं जितने कि मेजॉरिटीज़ के, माइनॉरिटीज़ के पास भी ये राइट है कि वो अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करें। चलिए, ये तो इन्होंने माइनॉरिटी के बारे में कहा। अब हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस को लेकर इन्होंने क्या कहा। जेंडर जस्टिस को लेकर इन्होंने खास करके महिलाओं के अधिकारों को लेकर ही वाज ऑलवेज एंड ही हैज ऑलवेज बीन वोकल। इन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा द कोर्ट मस्ट लीन अगेंस्ट ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू अ क्लेम which derogates from the dignity of women as equal holders of right and protection. So basically इन्होंने कोर्ट्स को ये चेतावनी दी या कोर्ट्स को ये चेताया कि कोई भी ऐसा क्लेम जो कि महिलाओं से उनकी इक्वालिटी को छीनता हो, ऐसे किसी भी क्लेम को किसी भी कीमत पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हर महिला के पास इक्वल राइट है, राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप, और कहा दैट डज द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट दिस एज अ बेसिस टू एक्सक्लूड विमेन फ्रॉम वर्शिप? Does the fact that women has a physiological feature of being in menstruating age entitle anybody or a group to subject her to exclusion from religious worship? The physiological feature of a woman have no significance to her equal entitlements under the constitution. So ये बहुत ही clearly कहते हैं कि एक, अगेन ये सबरीमाला की केस की जजमेंट में इन्होंने कहा था कि एक महिला जो कि फिजियोलॉजिकल फीचर है, मेंस्ट्रुएटिंग एज है उनकी, केवल उस फिजियोलॉजिकल फीचर से आप महिला को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वो फिजियोलॉजिकल फीचर डज नॉट कम इन द वे ऑफ विमेन इन केस ऑफ हर एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो महिला है और पुरुष है, दोनों के पास बराबरी का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। दे हैव द राइट टू एंजॉय देयर राइट, एंड उसमें इनका फिजियोलॉजिकल फीचर कहीं से भी इन्हें इंफीरियर नहीं बनाता है, इनके पास इक्वल राइट यहां पर मिलता है। साथ ही में उन्होंने एक दो बातें और कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोर्ट इनको इक्वल रिकॉग्निशन देकर कहीं से भी कोई फेवर नहीं कर रहा है या कहीं से भी कोई फेवरिटिज्म नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा दैट इन एडजुडिकेटिंग ऑन द राइट्स ऑफ वीमेन द कोर्ट इज नॉट टेकिंग एनी पैटर्नलिस्टिक और रोल एंड ग्रांटिंग राइट्स। हम कोई अलग से इनको राइट ग्रांट नहीं कर रहे हैं, स्पेशल राइट नहीं दे रहे हैं। हम केवल और केवल
इनके उन राइट्स को रिकॉग्निशन दे रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। हम केवल उसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेट इन इंक है, और वो राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है, दैट वीमेन आर इक्वल सिटीजंस ऑफ दिस नेशन एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Any legislation which results in denial of these constitutional guarantees cannot pass the test of constitutionality। So ये भी बात इन्होंने क्लियर की कि कोई भी ऐसा अधिकार जो महिलाओं से इक्वालिटी छीने, या कोई भी कानून जो महिलाओं से जो है इक्वालिटी छीने, वो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को पास कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। देखिए, महिलाएं जो हैं, एक तो उनके खिलाफ वैसे ही भेदभाव किया जाता है, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि महिलाएं मल्टीपल फैक्टर से वल्नरेबल हो जाती हैं। ऐसे में हमें और अधिक सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर महिला के साथ उनकी कास्ट जुड़ जाए, उनका रिलीजन जुड़ जाए, उनकी कोई डिसेबिलिटी जुड़ जाए, फिजिकल डिसेबिलिटी जुड़ जाए, तो वल्नरेबिलिटी जो है महिलाओं की और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कहा उन्होंने? When the identity of a woman intersects with inter alia her caste, class, religion, disability and sexual orientation, she may face violence and discrimination due to 2 or more grounds। उन्होंने ये भी कहा कि trans women may face violence on the account of her heterodox gender identity। In such a situation, it becomes imperative to use an intersectional lens to evaluate how multiple sources of oppression operate साइमल्टेनियसली। सो इन्होंने ये भी बात कही कि हमें और ज़्यादा सेंसिटिव होना होगा, हमें वो मल्टीपल एंगल से देखना होगा कि किस तरह से एक महिला के साथ एडिशनल आइडेंटिटी जुड़ते ही वो और ज़्यादा सेंसिटिव या फिर और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। अब एक इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एडवाइस उन्होंने यंग लॉयर्स को दी या यंग लॉ स्टूडेंट्स को भी दी। उन्होंने कहा कि अपनी थिंकिंग में हमें फेमिनिस्टिक थिंकिंग को लाना होगा, या अपने विचारों में हमें फेमिनिस्टिक थिंकिंग को जोड़ना होगा। इन्होंने अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब तक मैंने ऐसा नहीं किया था, तब तक मैं स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला से महिलाओं के खिलाफ होते हुए अपराधों को देखता था, लेकिन जब मैं अपने कलीग्स के साथ बैठा और उनसे मैंने सीखा, डाइवर्स एक्सपोजर मिला, तब मुझे समझ आया द रियलिटीज ऑफ जेंडर गेव मी नेसेसिटी या नेसेसरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सो इन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी सीखा हूं, मैंने भी इवॉल्व किया है ये जेंडर पर्सपेक्टिव या फेमिनिस्टिक थिंकिंग जो है वो अपने कलीग से, अपनी महिला कलीग्स जो हैं उनसे देखकर, उनसे समझकर मैंने अपने यहाँ पर लाया हूं, अपनी थिंकिंग में इसे जोड़ा है। उन्होंने कहा कि विमेन जो है, उन्होंने ये एक रियलिटी है, देखिए वो रियलिटी ये है कि जो हमारा लॉ का प्रोफेशन है उसे महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा गया है शुरुआत से। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 17 मिलियन लॉयर्स में से या एडवोकेट्स में से केवल 15% जो है वो महिलाएं हैं। सो इस बात को भी उन्होंने रिकॉग्निशन दी। उन्होंने कहा कि अब कोविड में, जो हमारी अभी कोविड की जो प्रॉब्लम आई थी, उसमें पेंडेमिक में एक नई उम्मीद जगी है, और वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि कोविड में जुडिशरी ऑनलाइन गया है। जुडिशरी के ऑनलाइन जाने से जो महिलाएं हैं उनका रोल बढ़ा है, महिलाओं का एक्सपोजर बढ़ा है, महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस चीज़ को भी इन्होंने इसमें रिकॉग्निशन दी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि एज अ सिटीजन, एज एन अवेयर सिटीजन, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा दैट रूल ऑफ लॉ डिड नॉट मियरली डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन एंड लार्जली डिपेंडेड ऑन द पॉलिटिकल कल्चर, द हैबिट्स ऑफ द सिटीजन्स। सो उन्होंने कहा कि ये हमारी एज अ सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करें। सो ये बातें इन्होंने अभी एक यंग लॉयर्स को यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को संबोधित करते हुए कही। इसमें आपको क्या क्या समझ आया, क्या विचार आपको इनके पसंद आए, वो आप हमें कमेंट में बताइए। आप क्या इनके विचारों से सहमत हैं, वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।